थर्मोडायनामिक्स में अभी तक आपने बोला कि थर्मोडायनामिक्स साइंस की वो ब्रांच है जहाँ पर हम लोग एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। उसके बाद आपने कहा कि जनरली थर्मोडायनामिक स्टडी हम लोग विद द हेल्प ऑफ क्लोज सिस्टम करने वाले हैं, जिसके अंदर 4 टाइप के वेरिएबल्स होते हैं पी वी एस टी। उन चारों वेरिएबल्स के कोरस्पोंडिंग आपके पास 4 पोटेंशियल होते हैं एच जी ए यू। फिर आपने मैक्सवेल बॉन्ड स्क्वायर पढ़ा जहाँ पर आपने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स और इन पोटेंशियल के बीच में कुछ रिलेशंस देखे थे। उसके बाद आपने पढ़ा कि कंप्लीट डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे कैलकुलेट करते हैं। आइडल गैस के लिए हमने वहाँ पर बात की थी, वंडर वॉल गैस इक्वेशन के लिए आपसे वहाँ पर बात की थी, रिड्यूस फॉर्म ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन की भी हमने वहाँ पर आपसे बात की थी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थर्मोडायनामिक कोएफिशिएंट क्या होते हैं, अल्फा क्या होता है, बीटा क्या होता है और गामा क्या होता है। फिर उसके बाद मैंने पढ़ा कि आगे स्टेट फंक्शन क्या होता है, पाथ फंक्शन क्या होता है। और फिर हमने देखा कि विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम हम किस तरीके से स्टेट फंक्शन प्रूव कर सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है। उसके बाद हम लोग कुछ रिलेशंस देखने वाले हैं सीपी और सीवी के बीच में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को पॉज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर आइए। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन की बात हम लोग अब तक कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको वहाँ बताया था कि विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम हम लोग प्रूव कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को स्टेट फंक्शन। मैंने आपको वहाँ पर प्रेशर को स्टेट फंक्शन प्रूव करके दिखाया था। आप भी अपने घर बैठकर बाकी सभी वेरिएबल्स को, पी वी एस टी को और सभी पोटेंशियल को, एच जी ए यू को स्टेट फंक्शन प्रूव कर देखिए। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हो। मैं आपको प्रूव करके उसको मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पर मैं उन सभी की सभी फंक्शंस को क्या कर रहा हूँ, स्टेट फंक्शन प्रूव करूंगा विद द हेल्प ऑफ यूलर थ्योरम। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो, लेकिन बाकी अगर आप मेरे लेक्चर्स को अच्छे से देखोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप काफ़ी ईजिली उसको स्टेट फंक्शन प्रूव कर पाओगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हीट कैपेसिटी क्या होती है, उसके फीचर्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग देखेंगे सीपी और सीवी के बीच में रिलेशंस क्या है। रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार CSIR नेट के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे उससे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी इज़ करेक्ट। तो अगर आपको 8 रिलेशन है सीपी सीवी के, अगर आपको वो याद होंगे तो आप उन क्वेश्चंस को 1 मिनट के अंदर इजीली कर लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जहाँ पे हम लोग हीट कैपेसिटी की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर जो हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है। राइट, मान लीजिए आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो क्या है इस टाइम पे T1 टेम्परेचर है। अगर मैं इस सिस्टम को थोड़ी सी हीट दे रहा हूँ, मैं इस सिस्टम के अंदर हीट ऐड करूँगा तो ये तो ऑब्वियस है कि इसका टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो मान लीजिए स्टार्टिंग के अंदर आपके पास कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर क्या है T1 है। आपने सिस्टम को हीट दिया, टेम्परेचर क्या हो गया उसका, टेम्परेचर बढ़कर T2 हो गया। यहाँ पर जो मेरा T2 क्या है वो T1 से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि जो आपका DQ है वो क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपने सिस्टम को हीट दिया है। अगर आप सिस्टम को हीट दोगे तो आपका टेम्परेचर राइज होगा। आपका टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है। डिक्रीज कब होगा, जब आपका DQ क्या हो, DQ आपका नेगेटिव हो। अगर आपकी सिस्टम से हीट निकालोगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाएगा। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि मैं सिस्टम को हीट दे रहा हूँ और मेरा टेम्परेचर क्या है T1 से T2 की तरफ इंक्रीज हो गया। तो जो मेरी हीट कैपेसिटी होती है वो मेरा क्या, उसकी मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ यहाँ पहले। उसकी एक डेफिनेशन आप ये बोल सकते हो कि जो रेशो ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम एंड द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड बाय दैट हीट इज़ नोन एज हीट कैपेसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि आप जिस सिस्टम को, अगर मान लो आप उस सिस्टम को DQ अमाउंट की हीट दे रहे हो तो इस DQ अमाउंट की हीट की वजह से इस टेम्परेचर के अंदर इस सिस्टम के अंदर कितना टेम्परेचर चेंज आया, कितना उसका टेम्परेचर चेंज हो गया, यानी कि DT उसका रेशो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। इसका मतलब जो मेरा C है वो क्या है, C तो मेरा dQ/dt है। C तो मेरा dQ/dt है। आप सिस्टम को किसी कोई अमाउंट की हीट दे रहे हो, उस अमाउंट ऑफ हीट की वजह से टेम्परेचर के अंदर कितना चेंज आया, यानी कि DT, उसका रेशो को मैं क्या बोलता हूँ, उसके रेशो को मैं क्या बोलता हूँ, उसके रेशो को मैं बोलता हूँ हीट कैपेसिटी। मैं DT को जो है वो T2 - T1 लिख सकता हूँ। फिर मैंने इसको यहाँ पर क्या लिख दिया, DT लिख दिया। तो बेसिकली आपका जो C है वो क्या निकल कर आ गया, dQ/dt निकल कर आ गया। और जो मेरी पहली डेफिनेशन है इसकी वो क्या निकल कर आई, द रेशो ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम एंड द टेम्परेचर डिफरेंस जनरेटेड बाय दैट हीट इज़ नोन एज
हीट कैपेसिटी। तो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये भी बताया था कि जो आपकी हीट कैपेसिटी है वो क्या होती है, पाथ फंक्शन होती है। मैंने आपको वहाँ कहा था कि सारे के सारे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, सारे के सारे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स PV ST HG AU ये सभी आपके स्टेट फंक्शन होते हैं, लेकिन वर्क डन, हीट और स्पेसिफिक हीट ये तीन चीज़ ऐसी है W, Q एंड C, जहाँ मैंने आपको अलग से लिखवाया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कि वो सब मेरे क्या होते हैं, पाथ फंक्शन होते हैं। अगर वो पाथ फंक्शन होते हैं दैट मीन्स आपकी स्पेसिफिक हीट पाथ के ऊपर डिपेंड करने वाली है। उसकी हम थोड़ी देर के अंदर बात करेंगे कि कैसे हमारा जो C है वो CP के अंदर चला गया, कैसे हमारा C है जो CV के अंदर चला गया और क्या उनके बीच में रिलेशंस होते हैं। उससे पहले आप इस एक और डेफिनेशन समझिए यहाँ पर, आखिर मैं स्पेसिफिक हीट, आखिर मैं हीट कैपेसिटी को किस तरीके से वो डिफाइन कर सकता हूँ। अभी तक आप कह रहे हैं कि जो आपका C होता है वो तो dQ/dt होता है। मान लीजिए कि आपका जो dt है वो 1 डिग्री सेल्सियस ले लेता हूँ या फिर मैं 1 केल्विन ले लेता हूँ। टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के अंदर क्या होता है, सेम होता है। टेम्परेचर डिफरेंस इन केल्विन स्केल और टेम्परेचर इन केल्विन स्केल और सेल्सियस स्केल के अंदर क्या होता है, सेम होता है। ये चीज़ आपको बताओ कि मान लीजिए कि आपके पास कोई टेम्परेचर T1 है, वो क्या है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अगर ये 25 डिग्री सेल्सियस है मैं इसको लिख सकता हूँ 298 केल्विन। अगर आपके पास T2 है वो कितना है, 35 डिग्री सेल्सियस है। 35 डिग्री सेल्सियस में क्या लिख सकता हूँ, 308 केल्विन। अगर मैं यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस निकाल के देखूँ तो क्या निकल कर आएगा, 35 - 25 कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं केल्विन स्केल में टेम्परेचर डिफरेंस देखूँ तो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 308 - 298, ये कितना हो जाएगा, 10 केल्विन। तो बेसिकली अगर आप नंबर देखो आगे का तो यहाँ पर भी 10 डिग्री सेल्सियस निकल कर आया और यहाँ पर भी 10 केल्विन ही निकल कर आया। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर डिफरेंस इन सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल क्या होता है, सेम होता है। तो अगर मैं इस केस के अंदर मान लूँ कि जो आपका सब्सटेंस है उसका टेम्परेचर चेंज आप कितने से कर रहे हो, बाय 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन से कर रहे हो। अगर आपका dt मैं 1 के बराबर कर दूँ तो आपका C किसके बराबर हो जाएगा, C तो आपका dQ के बराबर हो जाएगा। अगर वो मेरा C dQ के बराबर हो गया जब आपका dt क्या था, 1 था, तो यहाँ से आप एक और डेफिनेशन बना सकते हो किसकी, हीट कैपेसिटी की। वो कैसे बना सकते हो आप यहाँ पर लिख सकते हो, टू रेज द हीट कैपेसिटी इज टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, द हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम इज नोन एज हीट कैपेसिटी। आप यहाँ से देख सकते हो आपका जो C है वो क्या होता है, C तो आपका dQ/dt होता है। अगर आपका dt 1 हो गया तो C किसके बराबर हो गया, dQ के बराबर हो गया। इसका मतलब अमाउंट ऑफ हीट के बराबर हो गया। तो आप बोल सकते हो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम to raise the temperature by 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन is known as heat capacity। तो यहाँ से आपने एक और डेफिनेशन बना दी किसकी, हीट कैपेसिटी की। अब बात करते हैं कि जो मोलर हीट कैपेसिटी आप पढ़ते हुए आए हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ते आए हो, वो क्या है। अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि आप सब्सटेंस का टेम्परेचर को रेज कर रहे हो बाय 1 डिग्री सेल्सियस। अब जो है सब्सटेंस का जो अमाउंट है अगर मैं उसको भी फिक्स कर दूं, अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा अमाउंट, जो मेरा सब्सटेंस है, मान लीजिए कि जो ये पेन है, ये पेन आपके पास का अमाउंट क्या है, इसका अमाउंट आपके पास 1 मोल है। अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर रहा हूँ 1 डिग्री सेल्सियस से, अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज कर रहा हूँ बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इस सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए कि वो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी होगी, क्योंकि मेरा अमाउंट क्या है, 1 मोल है। अगर अमाउंट 1 मोल है, जितनी हीट चाहिए 1 डिग्री से रेज करने के लिए, उसको मैं क्या बोलूँगा, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर आपके पास अमाउंट 1 ग्राम है, जितनी हीट चाहिए 1 डिग्री से बढ़ाने की, उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के में जो डिफरेंस है वो किसका डिफरेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का डिफरेंस है। हीट कैपेसिटी तो आपकी रेशो होती है किसकी, हीट रिक्वायर्ड बाय द सिस्टम और उस हीट की वजह से कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, dt उसका रेशो होता है। C तो आपका dQ/dt होता है। अगर आप dt को फिक्स कर दो, dt को अगर आप बोलो 1 डिग्री केल्विन से, अगर आपकी सब्सटेंस का टेम्परेचर रेज या डिक्रीज कर रहे हो बाय 1 केल्विन, तो उसको कितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए या कितनी अमाउंट ऑफ हीट मुझे निकालनी है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, हीट कैपेसिटी बोलता हूँ। जनरली हम लोग जब हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं तो हम सिस्टम को हीट देते हैं, टेम्परेचर को रेज करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर इसको उल्टा भी बोल सकते हो, आपके पास रिजल्ट जो है वो सेम निकल कर आएगा। अगर किसी सिस्टम को आप जो जूल एनर्जी दे रहे हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री से राइज हो रहा है, तो अगर आपको 1 डिग्री से डिक्रीज करना है तो आपको 100 जूल तो बाहर निकालनी पड़ेगी ना। तो आपको डेफिनेशन किसी वे में भी बोल सकते हो, लेकिन जनरली बुक्स के अंदर हम लोग जो है अमाउंट ऑफ हीट गिवन के रेशो गिवन के बेसिस के ऊपर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन को लिखते हैं। तो आप भी उसी बेसिस के ऊपर इसकी डेफिनेशन को याद कीजिए। फिर मैंने आपसे कहा कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है। मोलर हीट कैपेसिटी होती है कि आप किसी सब्सटेंस का अमाउंट, अगर आपके पास 1 मोल है, 1 मोल सब्सटेंस का आपको टेम्परेचर रेज करना है बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो उस सब्सटेंस को कितनी हीट चाहिए उसको मैं क्या बोलता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ मोलर हीट कैपेसिटी। अगर मेरे
पास ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 ग्राम है, अगर मेरे पास ये 1 ग्राम है और मुझे इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से रेज करना है, तो उस जितनी अमाउंट ऑफ हीट चाहिए उसे मैं क्या बोलूँगा, उसे मैं बोलूँगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बहुत बेसिक डिफरेंस होता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के अंदर, वो सिर्फ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ही डिफरेंस होता है। तो उसके बाद मैंने आपसे कहा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि बेसिक डिफरेंस मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज़ 1 मोल, इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल इट इज़ नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी। इट का मतलब मेरे पास क्या है, हीट कैपेसिटी से है। हीट जो कैपेसिटी की मैं बात कर रहा हूँ, टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस, मैं टेम्परेचर कितना बढ़ा रहा हूँ, 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन की ही मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 1 ग्राम इट इज़ नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और मोलर हीट कैपेसिटी के बीच में डिफरेंस जो है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक मैं आपको बोल रहा था कि जो आपका हीट कैपेसिटी है वो क्या है, वो पाथ फंक्शन है। अगर वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है तो किस किस पाथ से हम लोग सिस्टम को हीट दे सकते हैं। आप सिस्टम को हीट दे सकते हो 2 ही तरीके से, या तो आप सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट करके उसको हीट दे दो, या तो आप सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट करके उसको हीट दे दो। तो इसका मतलब बेसिकली आप सिस्टम की हीट कैपेसिटी पे किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट दे रहे हो या फिर आप उसको कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दे रहे हो। तो हीट कैपेसिटी भी आपके पास 2 टाइप की होती है, आपके पास CV होती है और CP होती है। CV मेरे पास क्या है, जब आप सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रख के उसको हीट दे रहे हो। CP आपके पास क्या है, आप सिस्टम के प्रेशर को कांस्टेंट रख के उसको हीट दे रहे हो। ये बेसिक चीज़ इसका मतलब होता है। अब मैथमेटिकली देखते हैं हम लोग किस तरीके से CP को लिखते हैं और किस तरीके से CV को लिखते हैं। अभी तक मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका C है वो क्या है, dQ/dt है। dQ को मैं क्या लिख सकता हूँ, dQ को मैं TdS लिख सकता हूँ। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको वहाँ बता रहा था कि अगर आपका चेंज इन एंट्रोपी वो क्या होता है, dQ/T होता है, dQ/T होता है। इसका मतलब क्या हुआ, dQ तो आपका TdS हो गया, dQ तो आपका TdS हो गया। तो मैं यहाँ पर dQ को रिप्लेस कर रहा हूँ किससे, TdS से मैंने यहाँ पर उसको रिप्लेस कर दिया। अब मैंने उसको क्या किया, मैं CP का, अगर मैं CP के एक्सप्रेशन को लिखूँगा तो C क्या होता है, dQ/dt। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर दे रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्रेशर को कांस्टेंट कर दिया। मेरा dQ की जगह मैंने क्या लिखा, dQ की जगह मैंने लिख दिया TdS। उसके बाद T को मैंने क्या कर दिया, T को मैंने बाहर निकाल दिया, क्योंकि टेम्परेचर जो इनिशियल टेम्परेचर है वो तो मेरा कांस्टेंट ही रहेगा ना। तो उस टेम्परेचर को मैंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद मैंने आपसे कहा था, अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन कर देते हो, अगर आप किसी वेरिएबल को कांस्टेंट डिफाइन कर देते हो तो आपका D कन्वर्ट हो जाएगा डेल के अंदर, कंप्लीट डेरिवेटिव कन्वर्ट हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर। तो मैंने यहाँ पर प्रेशर को कांस्टेंट डिफाइन किया था, तो मेरा D किस में कन्वर्ट हो गया, डेल के अंदर। तो आपके पास निकल कर आ गया, जो आपके पास CP होता है वो तो आपके पास T इंटू में डेल S/डेल T इंटू में एट P होता है। तो ये आपके पास CP निकल कर आ गया। अगर मैं बात करता हूँ तो CV की, तो CV आपके पास हो गया dQ/dt एट कांस्टेंट V। dQ की जगह मैंने TdS लिखा, T को मैंने बाहर निकाल दिया, D को मैंने कन्वर्ट कर दिया डेल के अंदर। तो ये निकल कर आ गया T इंटू में डेल S/डेल T एट कांस्टेंट V। तो ये बहुत बेसिक सा रिलेशन है CP और CV का विद द हेल्प ऑफ, मैंने किससे लिया है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। मैंने यहाँ पर DS को क्या बोला, dQ/T बोला, dQ मेरा क्या हो गया, TdS बोला। तो मैंने बेसिकली dQ को रिप्लेस किया सिर्फ TdS से, T को मैंने बाहर लिया, कंप्लीट डेरिवेटिव को मैंने पार्शियल डेरिवेटिव के अंदर चेंज करके बहुत बेसिक सा एलिमेंट्री एक मैथमेटिकल रिलेशन बना दिया CP और CV का, जहाँ पर आप कह रहे हो कि जो आपका CP होता है वो तो इक्वल होता है T इंटू में डेल S/डेल T एट कांस्टेंट P, और जो आपका CV होता है वो इक्वल होता है T इंटू में डेल S/डेल T एट कांस्टेंट V। तो बात करते हैं इनकी आगे, और हम लोग कुछ फीचर्स पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी के। आखिर कुछ फीचर्स है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा फीचर्स ऑफ हीट कैपेसिटी के अंदर से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए जो फीचर है हीट कैपेसिटी के वो आप काफ़ी अच्छे से पढ़ना। पहले जो फीचर मैंने यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सबसे पहले आप लाइन के मतलब को समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी सिस्टम के वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए उस सिस्टम को हीट दे रहे हैं, तो वो जो आप हीट दे रहे हैं वो सारी की सारी खर्च किसके अंदर होगी, वो सारी की सारी खर्च होगी उसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करने में। हीट दोगे तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप हीट दे रहे हो तो सारी के सारी हीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इस चीज़ को समझते हैं मैथमेटिकली भी। आप फर्स्ट लॉ से क्या लिखते हुए आए हो अब तक, dQ इक्वल टू du माइनस W। W आपका क्या होता है, W तो आपका माइनस PdV होता है, तो मैंने यहाँ पर W की वैल्यू पुट कर दी। माइनस PdV लगाऊंगा तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो क्या निकल कर आ गया, dQ इक्वल टू du प्लस
PdV। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं हीट दे रहा हूँ कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो dq को मैं क्या लिख सकता हूँ, dq इंटू में v, छोटा v लिख दिया। छोटा v का मतलब क्या है, मैं कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दे रहा हूँ, तो dqv आपके पास क्या हो गया, dqv आपके पास हो गया du एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस में PdV एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर आपके पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो dv क्या निकल कर आएगा, dv तो आपके पास जीरो हो गया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम का चेंज क्या होगा, जीरो होगा। वॉल्यूम का चेंज मतलब क्या, dv आपके पास जीरो हो गया। अगर dv जीरो तो PdV जीरो है, PdV जीरो तो क्या निकल कर आ गया आपके पास, dqv इज इक्वल टू du। यानी कि जितनी भी हीट अगर आप दोगे सिस्टम को तो वो सारी की सारी हीट कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर खर्च हो जाएगी, वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ से आप एक रिलेशन और लिख सकते हो। अभी तक आप कह रहे थे कि जो आपका dqv है वो du के बराबर है। इससे जस्ट पहले आपने कहा कि जो आपका स्पेसिफिक हीट है वो क्या है, dq/dt होता है। उसके बाद आपने कहा अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रहे हो तो आप यहाँ पर भी कांस्टेंट वॉल्यूम को लगा दोगे। फिर आपने कहा कि जो आपका dqv है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, मैं यहाँ से इस चीज़ को लिख रहा हूँ, मैं dt को इधर लेकर जा रहा हूँ, तो क्या हो गया, ये cv इंटू में dt हो गया। तो अगर मेरे पास dqv इक्वल टू cv dt है और dqv इक्वल टू du के बराबर भी है, तो आपका du किसके बराबर हो जाएगा, cv dt के बराबर हो जाएगा। यहाँ से मैंने इंटरनल एनर्जी का पहला रिलेशन निकाला है। मैंने यहाँ पे इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकाला है dt के साथ। इसका मतलब जो आपकी इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है। ये तो आप समझ भी जाते होगे। अगर आप किसी सिस्टम का टेम्परेचर रेस करोगे तो मोलिक्यूल जो है वो हिलने लगते हैं। इसका मतलब उनकी जो एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। तो यहाँ से वही प्रूव हो रहा है कि जो आपका जो u होता है यानी कि इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होता है, फंक्शन होता है t का। यहाँ से वो चीज़ भी प्रूफ होकर आ रही है। उसी तरीके से आप इसको बोल सकते हो n मोल्स के लिए du इक्वल टू NCV dt, 1 मोल के लिए CV dt, n मोल के लिए NCV dt। अब ये रिलेशन आपको याद रखना है, du इक्वल टू CV dt और du इक्वल टू NCV dt फॉर n मोल्स, क्योंकि इस रिलेशन की हम लोग बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और जो क्वेश्चंस आपके पास देखने को मिलते हैं CSIR नेट के अंदर, वहाँ पर भी ये क्वेश्चन ये रिलेशन एक अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। जब हम लोग वर्क डन पढ़ेंगे रिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर या फिर इरिवर्सिबल एडियाबैटिक के अंदर, वहाँ पर भी आपको इस रिलेशन की ज़रूरत पड़ेगी जब हम वर्क डन निकालेंगे एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर। तो चलिए अगले फीचर को देखते हैं कि आखिर हीट कैपेसिटी का अगला फीचर क्या है। नेक्स्ट फीचर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। अभी तक मैंने आपको बोला कि हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो du के बराबर होता है। अब मैं बोल रहा हूँ हीट टेकन बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वो dH के बराबर होता है। यानी कि dQp आपका क्या हो गया, dH के बराबर हो गया। इस चीज़ को आप किस तरीके से प्रूव कर दोगे, इसको आप प्रूव कर सकते हो। आपको पता है कि H किसके बराबर होता है, H तो आपका U प्लस PV होता है। तो अगर आप चेंज निकालोगे तो dH क्या हो गया, dH तो आपके पास du प्लस में, अब यहाँ पर दो वेरिएबल है तो एक को कांस्टेंट रखो, दूसरे का चेंज कर दो, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखो, प्लस का चेंज कर दो। ये मेरा यहाँ से निकल कर आ गया। उसके बाद आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि du प्लस PdV तो आपका क्या होता है, ये तो आपका dQ होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है इस रिलेशन को, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ भी है कि जो आपका dQ है वो तो क्या होता है, dQ क्या होता है आपका du प्लस PdV। कांस्टेंट वॉल्यूम को भूल जाओ, dQ क्या होता है, du प्लस PdV। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। मैंने du प्लस PdV को क्या कर दिया, मैंने dQ लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस में VdP लिख दिया, इनटू में मैंने dH लिख दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ कांस्टेंट प्रेशर की, तो मैंने कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पे डिफाइन कर दिया। कांस्टेंट प्रेशर मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पर कांस्टेंट प्रेशर को डिफाइन कर दिया। अगर मेरा प्रेशर कांस्टेंट है तो आपका dP क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ये तो आपका जीरो हो गया। और मैं बोल सकता हूँ कि जो आपका dQ एट P है वो किसके बराबर हो गया, dH के बराबर हो गया। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। जब मैंने लिखा हुआ है जो आपका dQp है वो dH के बराबर हो जाएगा। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो वो हीट खर्च होगी उसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर। अगर आप किसी सिस्टम को हीट दे रहे हो एट कांस्टेंट प्रेशर तो वो हीट सारी की सारी एंथैल्पी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इन दोनों रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों फीचर्स को अच्छे से याद कर लेना। अब जैसे कि आपको यहाँ पर बोला था कि आपका dQp तो क्या होता है, dQp तो आपका CpDT होता है। 1 मोल की बात कर रहा हूँ, n मोल के लिए क्या हो जाएगा, NCpDT हो जाएगा। अगर ये मेरा dQ के बराबर होता है तो ये मेरा dH के बराबर भी होगा। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो dH है वो क्या होता है, CpDT होता है 1 मोल के लिए, NCpDT होता है n मोल के लिए। तो अभी तक आपने क्या क्या याद किया इसके अंदर, अभी तक आपने बोला कि जो आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो होती है जब आप किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर रेस कर रहे हो, जितनी आपको हीट चाहिए वो मेरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मोलर हीट कैपेसिटी वो होती है अगर मैं 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रेज कर रहा हूँ, जितनी मुझे हीट चाहिए वो मेरी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी होती है। उसके बाद आपने CP और CV को पढ़ा, फिर आपने ये पढ़ा, आपने 2 फीचर पढ़े जिसके अंदर आपने बोला कि अगर मैं इसी सिस्टम के वॉल्यूम को
कांस्टेंट रखते हुए कोई हीट दे रहा हूँ तो वो सारी की सारी हीट मेरी कहाँ चली जाएगी, वो तो मेरी इंटरनल एनर्जी के अंदर चली जाएगी। फिर आपने कहा कि अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दे रहा हूँ सिस्टम को तो वो मेरी हीट कहाँ चली जाएगी, वो सारी की सारी मेरी एंथैल्पी पे चली जाएगी। वहाँ से आपके दो रिलेशन निकले, पहला निकला कि du = NCP dt होता है, फिर निकला dH = NCP dt होता है। तो इन दोनों रिलेशंस को आप अच्छे से याद कर लेना। तो चलिए नेक्स्ट फीचर पढ़ते हैं कि आखिर CP CV का जो है नेक्स्ट रिलेशन क्या हो सकता है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जो आपका CP है वो ऑलवेज ग्रेटर देन CV होता है। CP आपका हमेशा बड़ा होता है CV से। आप कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, किसी भी सब्सटेंस की आप बात करो, अगर आप उस सब्सटेंस को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दोगे और कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दोगे तो आपका जो CP है वो हमेशा बड़ा कैलकुलेट होकर निकल कर आएगा और जो CV है वो छोटा निकल कर आएगा। अब इस चीज़ को हम समझते हैं बेसिक फॉर्मूले से। अभी तक आप कहते हुए आ रहे थे कि जो आपका C होता है वो क्या होता है, वो तो आपका dQ/dt होता है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर तो वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी के अंदर जाएगी, वर्क डन के अंदर कुछ भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि आपके कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन तो आपका 0 होता है। लेकिन अगर आप बात करो, अगर आप हीट दे रहे हो dQp के ऊपर तो उस केस के अंदर तो वर्क डन 0 नहीं है, उस केस के अंदर तो कुछ ना कुछ वर्क डन भी होगा, उस केस के अंदर वर्क डन 0 मेरा नहीं है। तो अब बात करते हैं सिंपल से फॉर्मूले की। मैं अभी तक लिखता हूँ R C = dQ/dt। अब मान लीजिए आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका आपको टेम्परेचर रेंज करना है बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो मैं यहाँ पर dt को क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर dt को क्या कर रहा हूँ, फिक्स कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर टेम्परेचर रेंज करना चाहता हूँ बाय 10 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको इस चीज़ से इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। आप यहाँ पर dt को कांस्टेंट लेके भी समझ सकते हैं, आप यहाँ पर dq को कांस्टेंट लेकर भी चीज़ों को समझ सकते हैं। मान लीजिए जो आपका सब्सटेंस है आप उसको कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दे रहे हैं। अगर आप सब्सटेंस को कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दे रहे हैं और मान लीजिए आपने क्या किया, आपने 100 किलो जूल की हीट दी। आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर भी 100 किलो जूल की हीट दे रहे हो और आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर भी कितनी दे रहे हो, 100 किलो जूल की हीट दे रहे हो। तो आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर क्या बोल रहे थे, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर आप बोल रहे थे कि आपका वर्क डन तो 0 है, जितनी भी आप हीट दोगे वो सारी की सारी du के अंदर बदल जाएगी। और du तो आपका होता है NCV/dt। du तो आपका क्या होता है, NCV/dt। CV को आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप dQV कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप हीट दे रहे हो तो वर्क डन तो कुछ भी नहीं है, सारी की सारी कहाँ जाएगी, इंटरनल एनर्जी के अंदर जाएगी। इसका मतलब आपका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है। 100 की 100 किलो जूल कहाँ गई, 100 की 100 किलो जूल ने इंटरनल एनर्जी के ऊपर काम किया। लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दे रहे हो 100 किलो जूल की, तो उस 100 किलो जूल के अंदर से कुछ हिस्सा, मान लीजिए कि 20 किलो जूल किस में खर्च हो रही है, वर्क डन के अंदर खर्च हो रही है। तो जो बाकी की 80 किलो जूल बच गई, उसी की वजह से तो आपके सिस्टम का टेम्परेचर रेज होगा, है ना। अगर मैं बात कर रहा हूँ dQ/P की, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर अगर मैं हीट दे रहा हूँ तो सिस्टम कोई ना कोई वर्क डन भी तो करेगा। अगर वो सिस्टम मेरा वर्क डन करेगा तो कुछ ना कुछ हीट जो आप स्टार्टिंग में दे रहे हो वो थोड़ी बहुत वर्क डन के अंदर भी तो वेस्ट होगी। अगर मैं 100 किलो जूल दे रहा हूँ तो उसकी 20 किलो जूल कहाँ जाएगी, वर्क डन के अंदर वेस्ट हो जाएगी, बची कि 80 किलो जूल। तो एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर 80 किलो जूल आप लिटरली दे रहे हो, उसकी वजह से टेम्परेचर रेज होगा। लेकिन अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूँ तो वहाँ पर तो आपकी सारी की सारी 100 किलो जूल क्या कर रही है, टेम्परेचर को रेज कर रही है, सारी की सारी क्या कर रही है, टेम्परेचर को रेज कर रही है। तो आपका C क्या होता है, dQ/dt होता है। तो अगर आपको यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को रेज करना है तो आपको आप यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर आप हीट दोगे तो 100 की 100 किलो जूल कहाँ खर्च हो रही है, टेम्परेचर रेज करने में। मान लो कि 100 किलो जूल के बाद टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ेगा, तो यहाँ पर तो सिर्फ 100 किलो जूल से ही काम चल गया। तो CV क्या हो गया आपका, 100/10। अगर मैं CP की बात करता हूँ तो CP के अंदर से 100 किलो जूल के अंदर से तो 20 किलो जूल मेरी वेस्ट चली गई, क्योंकि उससे तो कहाँ चली गई, वो वर्क डन के अंदर खर्च हो गई। तो इसका मतलब आपको 100 किलो जूल से टेम्परेचर चेंज होने वाला 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 100 जूल तो इफेक्टिवली गई नहीं सिस्टम के अंदर, 20 किलो जूल तो वेस्ट हो गई। तो यहाँ पर कितनी हीट गई है, 80 डिग्री गई है। तो आपको अगर 120 देने वाले हो, अगर आप यहाँ पर 120 किलो जूल ऐड करोगे तब जाकर मेरी जो है 20 किलो जूल से वेस्ट में चली जाएगी हीट के अंदर, और जो 100 किलो जूल है उसकी वजह से कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। तो रियलिटी के अंदर तो आप 100 किलो जूल की जगह 120 किलो जूल हीट दे रहे हो। दैट मीन्स CP के केस के अंदर जो आपका dQ/dt है, dt मैंने यहाँ पर फिक्स कर दिया 10 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जो मेरे dQ है रियलिटी के अंदर मुझे 100 किलो जूल से ज़्यादा देनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपका जो वेस्ट है वो 20 किलो जूल का है, यानी कि जो आपका वर्क डन हो रहा है वो 20 किलो जूल का हो रहा है, तो आपको 120 किलो जूल हीट देनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो कि आपका डिनोमिनेटर तो सेम है, 10
10, लेकिन आपका जो न्यूमरेटर है वो CP के अंदर बड़ा हो गया। अगर आपका न्यूमिनेटर बड़ा हो गया दैट मीन्स आपका CP बड़ा हो गया, और अगर आपका CP बड़ा हो गया तो आप ये बोल सकते हो कि हर एक केस के अंदर आपका CP CV से बड़ा होगा। और अगर आपका हर केस के अंदर CP CV से बड़ा होगा तो आप क्यों ना इस चीज़ को याद कर लो कि आपका CP हमेशा CV से बड़ा होता है। क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकते हैं, जो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे वहाँ पर एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि CP इज़ ग्रेटर देन CV। आप वहाँ पर सोचते रह जाओगे कि यार मेरा CP बड़ा होगा कि नहीं होगा, तो आप इसको डायरेक्ट याद करके चलो कि जो आपका CP है वो हमेशा CV से बड़ा होगा। रीज़न ये है कि अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हीट दे रहे हो तो वर्क डन के ऊपर बिल्कुल भी खर्च नहीं हो रही, लेकिन अगर आप कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हीट दे रहे हो तो थोड़ी बहुत हीट जो है वो वर्क डन के ऊपर खर्च हो रही है और सिस्टम को सारी की सारी हीट नहीं मिल पा रही है। तो सेम टेम्परेचर डिफरेंस रेज करने के लिए कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर आपको ज़्यादा हीट चाहिए होती है, इसीलिए जो है वो आपका CP बड़ा होता है CV से। नेक्स्ट जो मैंने फीचर लिखा हुआ है यहाँ पे नंबर 4, वो मैंने लिखा हुआ है जो आपका CP होता है लिक्विड का और जो आपका CP होता है सॉलिड का, उसके अंदर भी एक कंपैरिजन आप कर सकते हो। जो आपका लिक्विड का CP है वो आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसके पीछे का रीज़न क्या है, इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो आपके लिक्विड के मोलिक्यूल्स होते हैं वो रोटेशनल मोशन को भी शो कर सकते हैं, वो वाइब्रेशन मोशन को भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स बहुत टाइटली पैक होते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेशन को शो कर सकते हैं, वो ट्रांसलेशन नहीं कर सकते, वो रोटेशन नहीं कर सकते, वो अपने एक्सिस पे घूम नहीं सकते, लेकिन वो हल्का हल्का वाइब्रेट कर सकते हैं। इसीलिए मैं अगर आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा है किसी स्टेट के अंदर, तो जब आप उस सिस्टम के अंदर हीट दोगे तो वो थोड़ी सी खर्च ट्रांसलेशन के अंदर भी करेगा, थोड़ी सी रोटेशन के अंदर भी करेगा, लेकिन सॉलिड के केस के अंदर तो वो चीज़ है ही नहीं। तो सारी की सारी हीट सिस्टम के अंदर जाएगी, सारी की सारी सिस्टम के अंदर जाएगी, तो वो ज़्यादा टेम्परेचर रेज करेगा, DT मेरा बढ़ेगा तो आपकी CP की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इसको भी आप डायरेक्ट याद रख लीजिए कि जो आपका लिक्विड है उसके केस के अंदर CP ज़्यादा होता है, और अगर आप सॉलिड की बात करो तो सॉलिड के अंदर जो CP है वो कम होता है। बात करते हैं अगले फीचर के, तो हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। हीट कैपेसिटी जो है वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। अब कब होगी उसका मैं आपको एक एग्जांपल करा कर देता हूँ। बाकी हम लोग फेस ट्रांसफ़र की बात अभी बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, अभी के लिए आप बस इस एग्जांपल को समझ लीजिए। मान लीजिए आपके पास जो है कोई सिस्टम है वो सॉलिड से लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। मान लीजिए जो आपका आइस है वो कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, वाटर के अंदर। आपको पता है जब आपकी आइस कन्वर्ट होती है वाटर के अंदर, आपका टेम्परेचर यहाँ पर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का भी क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। जिस टाइम पे वो कन्वर्ट हो रही है उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ये आपका टेम्परेचर क्या होगा, एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर, और ये भी क्या हो गया, 1 एटमॉस्फेयर। जब आपकी आइस वाटर के अंदर जस्ट कन्वर्ट होती है तो पहले आप जब उसको हीट देते हो तो टेम्परेचर आइस का भी 0 डिग्री होता है और वाटर का भी 0 डिग्री होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देते हैं, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अगर आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर हीट दे दोगे उसके बाद टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट होगा, तब तक तो आपका टेम्परेचर चेंज 0 ही रहेगा। अगर आपका टेम्परेचर चेंज 0 रहेगा इसका मतलब आपका DT 0 रहेगा। डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो आपका C क्या निकल कर आ गया, इन्फिनिटी निकल कर आ गया। C होता है dQ/dt। DT यहाँ पर चेंज मेरा 0 ही है, 0 अगर मेरा है, मैं हीट कुछ ना कुछ दे रहा हूँ, क्योंकि हीट तो आप दे रहे हो ना। जब आप आइस को मेल्ट करते हो, पानी में कन्वर्ट होती है तो हीट तो आप दे ही रहे हो सिस्टम के अंदर। DQ तो आपका पॉजिटिव है ही, लेकिन आपका DT जो है वो 0 हो गया, क्योंकि आपका फेस ट्रांसफ़र के दौरान टेम्परेचर चेंज नहीं होता। जब तक आप लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आइस को नहीं दोगे तब तक आपका उसके जितनी उसकी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है उसके बाद अगर आप हीट और दोगे तब जाके आपका टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट करता है। लेकिन जब तक वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बराबर नहीं होती तब तक तो आपकी टेम्परेचर रेज नहीं होगा। तो आपका जो टेम्परेचर है वो 0 का 0 रहेगा। तो ये भी मेरा चेंज क्या होगा, ये भी मेरा 0 हो गया, और आपका ये क्या निकल कर आ गया, C, इनफाइनाइट। तो CP जो है आपका जो हीट कैपेसिटी है C, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, CP CV नहीं, मैं सिर्फ C की बात कर रहा हूँ। C जो है वो आपका इनफाइनाइट हो सकता है, यानी कि आपका CV भी इनफाइनाइट हो सकता है और CP भी इनफाइनाइट हो सकता है। आपने ये भी बोला कि जो आपका CP है वो हमेशा CV से बड़ा होगा। आपने ये भी बोला कि जो आपका CP लिक्विड का है वो CP सॉलिड से हमेशा बड़ा होगा। तो इन फीचर्स को आप डायरेक्टली याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अब कुछ बात करते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं CP और CV के बीच में। कुल मिलाकर जो आपके पास है 9 रिलेशंस आपको याद करने होते हैं CP और CV के। बेसिकली आपको याद सिर्फ पहला करना होता है, बाकी सारे के सारे इससे डिराइव हो जाएंगे। लेकिन आज की क्लास तक आपने अभी तक इतना नहीं पढ़ा कि आप किस तरीके से इनको डिराइव कर सको। आपको साइक्लिक रूल के बारे में पता होना चाहिए, आपको थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। जब मैं आपको थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट और साइक्लिक रूल पढ़ा दूंगा उसके बाद मैं डिराइव करूँगा पहले रिलेशन से बाकी सारे रिलेशंस। अभी की क्लास के लिए आप बस इन चीज़ को याद कर लीजिए। जो मैंने यहाँ पर रिलेशंस लिखे हुए हैं आपको ये रिलेशन एज इट इज़ याद होने चाहिए। एग्जाम के अंदर कभी कभार डायरेक्टली भी पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन CP CV का ठीक है। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पर 9 रिलेशन लिखे हुए हैं। जहाँ तक मेरा लिखा हुआ है ये मेरा किसके लिए है, ये मेरा आइडियल गैस इक्वेशन के लिए है। उसके बाद ये रिलेशन मेरे किसके लिए है, ये वाला जो है, ये मेरा जो 7th रिलेशन है ये मेरा किसके लिए है, ये मेरा वंडर वॉल के लिए है।
बाकी सारे रिलेशन आपके पास किसके लिए हैं, वो सब आपके आइडियल गैस के लिए हैं। तो आपको इन सभी रिलेशंस को याद करना है। जब हम लोग थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर हम किस तरीके से जो आपका जो पहला रिलेशन है जो मैंने लिखा हुआ है CP - CVT इंटू में del P by del T at V, del V at T at in P, इसको मैं किस तरीके से मैं इस रिलेशन से बाकी सभी को मैं डिराइव कर सकता हूँ। जब हम लोग थर्मोडायनामिक स्टेट पढ़ेंगे तब हम बताएंगे आपको कि आखिर वो क्या होती है। उसके बाद हम वापस से इन रिलेशन के ऊपर आएंगे और इनको बारी बारी से प्रूव करेंगे। अभी के लिए आप हीट कैपेसिटी को अच्छे से पढ़िए। प्रीवियस ईयर के अंदर जितने भी आपने क्वेश्चंस देखे हीट कैपेसिटी के, आप इनको करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे वो क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बोल सकते हैं कि आपको कोई चीज़ अलग से पढ़नी है या फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है। लेकिन अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी कीजिए। आप इस लेक्चर को जहाँ जिन जिन को ज़रूरत है, जिन जिन लोगों को ज़रूरत है, आप इन तक फैलाइए। मैं यहाँ पर इस टाइम पे आपको एक फ्री कोर्स दे रहा हूँ, पूरा कोर्स दे रहा हूँ, जो दिल्ली शहर के अंदर, जो बेंगलोर के अंदर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर आपको पूरा कोर्स पढ़ाया जाता है, जहाँ पर आपसे फीस ली जाती है 30,000, 40,000, 50,000। मैं आपको वो कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा करा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको थर्मोडायनामिक्स के अंदर आधे बीच में लगा के छोड़ दूंगा। मैं आपको पूरा थर्मोडायनामिक्स पढ़ाऊंगा, मैं आपको पूरी क्वांटम पढ़ाऊंगा, फिर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, केमिकल काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री भी स्टार्ट करेंगे, ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करेंगे, पूरी फिजिकल हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। थोड़ा टाइम लगेगा पर मैं आपको सारा कोर्स यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। तो जो बच्चे कोचिंग को बाय नहीं कर सकते, जो बच्चे कोचिंग तक नहीं पहुँच सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग को, उसके लिए मैं जो है यहाँ पर यूट्यूब के ऊपर एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब जहाँ पर मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा सकता हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर इस YouTube चैनल का मैंने लॉन्च किया है कि हम लोग आपको सारी की सारी चीज़ें जितनी भी आपको एग्ज़ाम के अंदर बताई गई है वो मैं आपको सारी की सारी करा दूँ। पब्लिक डोमेन के अंदर YouTube के ऊपर काफ़ी सारे लेक्चर्स पढ़े हैं जो आपको CSI या नेट की तैयारी कराते हैं। बहुत सारे चैनल्स हैं लेकिन वो सभी चैनल्स आपको कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स कराते हैं। मैं जो आपको कोर्स दे रहा हूँ ये कोर्स एकदम कंप्लीट है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपको मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर कराते हुए जाऊँगा। अगर आप कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं किसी चैप्टर के अंदर से तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकता है, वो आपका टाइम वेस्ट भी हो सकता है। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आप किसी चैप्टर के अंदर से, किसी एक पर्टिकुलर थर्मोडायनामिक्स के अंदर से कोई एक चीज़ पढ़ते हैं और सिर्फ एक ही चीज़ पढ़ के आप एग्ज़ाम के अंदर चले जाते हैं। अगर वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के अंदर आ गया तो आप बहुत लकी हैं, उसके अंदर आपने वही पढ़ा और वही वहाँ पर आ गया। लेकिन अगर एग्ज़ाम जो पैटर्न आपका सेट होता है वो थर्मोडायनामिक्स के अंदर से कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। अगर उसने किसी और ब्रांच से, किसी और टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उस टॉपिक को नहीं कर पाओगे। इसलिए ज़रूरी ये है CSI या नेट की तैयारी करते वक्त आपके पास बहुत चॉइसेस है। आप खाली फिजिकल से भी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो, आप खाली इनऑर्गेनिक से भी नेट को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जिस पोर्शन को आप पढ़ो उसको कंप्लीट पढ़ो, उसको आधा मत पढ़ो। अगर आपने उसको आधा पढ़ा तो क्वेश्चन जो है बाकी के आधे पोर्शन से भी आ सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपने आधी पढ़ी है और जो बाकी की आपने आधी छोड़ी है, सारे के सारे क्वेश्चन बाकी की आधी में से आ गए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को ही फोकस करते हुए CSI या नेट ने पेपर बनाया। तो अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो, बात नहीं कर रहा थर्मोडायनामिक्स, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप पूरा पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप बिल्कुल भी मत पढ़ के जाओ। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ रिलेशन पढ़ लो हीट कैपेसिटी के, उसके अंदर सही क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो गया तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। इसी को बोलते हैं कि लक क्या होता है पेपर के अंदर। लक आपका इससे इतना ही काम करता है कि जो आप पढ़ के जाओगे वो पेपर के अंदर आया कि नहीं आया। जो आप उसके बाद जो काम, जो मेन चीज़ है वो क्या है, आपका हार्डवर्क है। आप कितना पढ़ रहे हो, आप जितना क्वांटिटी के अंदर पढ़ोगे उतना आपको बेनिफिट होने वाला है। कितना स्मार्टली आप पढ़ रहे हो वो आपको डिपेंड करता है। मैंने आपको जब एग्ज़ाम पैटर्न बताया था, जो मेरा पहला लेक्चर था इस चैनल के ऊपर, मैंने आपको वहाँ बताया था कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर CSI और नेट के अंदर आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा है। आप कुछ पोर्शन को छोड़ सकते हो। अगर मैं बात करूँ IIT जैम की, तो IIT जैम के अंदर आपके पास चॉइसेस नहीं है। जितने क्वेश्चन आते हैं आपको सारे करने पड़ते हैं। सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आपको सारा सिलेबस कवर करना पड़ता है। लेकिन CSI और नेट के अंदर ऐसा नहीं है, आप किसी चीज़ को छोड़ भी सकते हो। लेकिन आप जिसको पकड़ रहे हो उसको पूरा पकड़ो। आप अगर क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो क्वांटम केमिस्ट्री की 4 यूनिट पढ़ो। अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हो तो आप उसको अच्छे से पढ़ो। आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो तो उसको अच्छे से पढ़ो। इसीलिए मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ पर जितना भी मैं आपको कोर्स दूँ कंप्लीट कराऊँ। एक एक क्वेश्चन मैं आपको प्रीवियस ईयर कराऊँ। आप घर बैठ के ये कोर्स आपको कैसा लग रहा है, ये कोर्स आपके लिए कितना इफेक्टिव है, आप उसको जज करो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठाओ, आप इस कोर्स को देखो, आप थर्मोडायनामिक्स कोर्स को देखो, जितना मैंने आपको पढ़ाया है उसके बेसिस के ऊपर अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के अंदर, आप उनको कर देखो। अगर आपसे वो क्वेश्चन हो रहे हैं तो ये कोर्स सफिशिएंट है। इतना ही आपसे पूछा गया आज तक नेट के अंदर, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और बड़ी बड़ी कोचिंग के अंदर भी आपको इतना ही पढ़ाया जाता है, राइट। तो आप इस कोर्स को अच्छे से फॉलो करो। आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा थर्मोडायनामिक इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है, साइक्लिक रूल क्या होते हैं, और उनके बेसिस के ऊपर हम इन हीट कैपेसिटी के जो रिलेशन यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं नो, इन्हीं नो रिलेशन के हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हम एक रिलेशन से बाकी सबको डिराइव कर सकते हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। थैंक यू।